नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 10th के सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों से संबंधित यानी कि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हूँ। तो दोस्तों देखिए, आज मैंने आप सभी लोगों के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ। आज हम आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, हम आज आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट से संबंधित मिक्स क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कौन से हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का है। अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध का फार्मूला बताइए। अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध क्या है, उसका फार्मूला क्या होगा, उसी को बताना है। तो देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस में 1/u। देखिए दोस्तों, जहाँ पर u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और f फोकस दूरी होता है। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध का फार्मूला क्या होता है कि 1/f इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/v प्लस में 1/u, जहाँ पर u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और f फोकस दूरी होता है। तो हमने आप लोगों को अवतल दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध बताया। तो देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध का फार्मूला हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, जहाँ पर u वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और f फोकस दूरी है। देखिए दोस्तों, यदि यदि यही लेंस के लिए हमें फार्मूला पूछता, यदि लेंस के लिए यू वी तथा एफ में फार्मूला पूछता तो लेंस के लिए फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। लेंस के लिए केवल यहाँ पे माइनस हो जाता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u हो जाएगा। और वहां पर भी यही संकेतों का अर्थ होगा, u वहां पर भी वस्तु की दूरी होगी, v प्रतिबिंब की दूरी और f फोकस दूरी होगा। तो दोस्तों, अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध का फार्मूला हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। और देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण में सभी चीजों का मान माइनस में रखा जाता है और उत्तल दर्पण में केवल हम प्रतिबिंब वस्तु की दूरी यानी कि u का मान केवल माइनस में रखते हैं और हम सभी का मान प्लस में रखते हैं। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो दोस्तों, यदि अवतल दर्पण क्वेश्चन में बोला रहेगा तो अवतल दर्पण के लिए हम सबका मान माइनस में रखेंगे, और यदि उत्तल दर्पण कहे रहेगा तो हम केवल u का मान माइनस में रखेंगे और सबका मान हम प्लस सुधा ही रखेंगे। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, रेखीय आवर्धन का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए दोस्तों, रेखीय आवर्धन का परिभाषा हो जाएगा कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और दोस्तों, रेखीय आवर्धन यम बराबर फार्मूला होता है आई अपान में ओ होता है। दर्पण के लिए होता है तो माइनस में हो जाएगा, और यदि लेंस के लिए पूछा जाएगा कि लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का परिभाषा लिखिए तो लेंस के लिए हम प्लस मिलेंगे। आई अपान ओ वहाँ पे माइनस नहीं रहेगा बल्कि आई अपान ओ केवल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आई प्रतिबिंब की लंबाई है और ओ वस्तु की लंबाई है। आप लोग इसे भी लिख लीजिएगा कि आई प्रतिबिंब की लंबाई है और ओ वस्तु की लंबाई है। तो रेखीय आवर्धन का परिभाषा हो जाएगा कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए दोस्तों, रेखीय आवर्धन का फार्मूला हो जाएगा यम बराबर माइनस आई अपान ओ, यह दर्पण के लिए होता है माइनस आई अपान ओ, और यदि लेंस के लिए पूछे तो यम बराबर होता है आई अपान ओ। देखिए दोस्तों, आई प्रतिबिंब की लंबाई है, ओ वस्तु की लंबाई है और यम हमारा रेखीय आवर्धन है। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए। दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का फार्मूला लिखिए। तो देखिए दोस्तों, फोकस दूरी एफ बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे में 2। फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे में 2। तो देखिए दोस्तों, फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर, तो एफ बराबर हो जाएगा आर अपान में 2। एफ बराबर होता है r/2 हो जाएगा, यानी कि फोकस दूरी अब बराबर होता है r/2। फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे में 2, तो फोकस दूरी अब बराबर हो जाएगा r/2। तो दोस्तों,
देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का फार्मूला होता है F बराबर में r/2, यानी कि फोकस जो हमारा वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी के बराबर होती है। तो दोस्तों कभी कभी इसका फार्मूला भी हमें बहुविकल्पी क्वेश्चन में दे करके पूछ लेता है कि फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का फार्मूला निम्न में से कौन सा है। तो आप लोग इस फार्मूले को जरूर तैयार कर लीजिए कि फोकस दूरी F बराबर होता है r/2। देखिए दोस्तों इसको हम 2F बराबर r भी लिख सकते हैं। यहाँ से यदि 2 को पक्षांतर करना चाहें तो इधर भाग कर रहा उधर गुणे में हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 2F। तो दोस्तों दोनों में से चाहे जो फार्मूला यदि हमें बहुविकल्प ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया हो तो हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस फार्मूले को भी जरूर तैयार कर लीजिए कि दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का फार्मूला क्या होता है। तो होता है F बराबर r/2। फिर देखिए दोस्तों आगे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है बायोलॉजी का। आगे हमने बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है। यदि पूछे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे दांत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृंतक, नंबर 2 रदनक, नंबर 3 चंवड़क, नंबर 4 अग्र चंवड़क। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, चंवड़क और अग्र चंवड़क। कृंतक, रदनक, चंवड़क और अग्र चंवड़क या चारों दांत के प्रकार के होते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है। तो आप बताएंगे मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या 8 होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों में शुद्ध रक्त कहाँ से आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ आता है। तो देखिए दोस्तों फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ आता है। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आता है। और दोस्तों यदि पूछे कि फेफड़ों में कैसा खून बहता है तो दोस्तों फेफड़ों में अशुद्ध खून बहता है और फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में जाता है। और देखिए यदि दोस्तों क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य में बेसमों की संख्या कितनी है। मनुष्य के हृदय में बेसमों की संख्या कितनी है। तो आप बताएंगे मनुष्य के हृदय में बेसमों की संख्या 4 होती है, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय। यह हमारे मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के बेसम होते हैं। यदि पूछे कि मनुष्य में बेसमों की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे मनुष्य में बेसमों की संख्या 4 होती है, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि यकृत परिवर्तित करता है। यकृत परिवर्तित करता है। तो देखिए दोस्तों यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यकृत परिवर्तित करता है तो यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि देखिए दोस्तों यदि हमसे पूछे कि प्रयोगशाला में किस यौगिक का पहले प्रयोग किया गया था तो आप बताएंगे यूरिया का। और दोस्तों यूरिया का यदि फार्मूला पूछे तो आप बताएंगे NH2CO NH2। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। यह हमारा यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए दोस्तों हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका श्वसन में निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका श्वसन में निभाता है। और देखिए दोस्तों यदि पूछे कि मनुष्य के लाल रक्त का कारण क्या होता है। मनुष्य का लाल रक्त क्यों होता है। मनुष्य के खून का रंग लाल क्यों होता है। तो दोस्तों आप बताएंगे हीम के कारण। हीम के कारण मनुष्य का रक्त लाल रंग का होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है। तो देखिए दोस्तों मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं। आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों आहार नाल के पेशी संकुचन को क्रमाकुंचन कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है। तो देखिए दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है, लेकिन यहाँ पे विकल्प के अनुसार संतरा लग जाएगा क्योंकि हमने केवल विकल्प ही लिया जो सही होता है। और दोस्तों यदि विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछे तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कारबिक अम्ल होता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है।
और दोस्तों यदि पूछे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो आप बताएंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से, तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि पौधों में पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पौधों से पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहाँ होता है। तो देखिए दोस्तों, पौधों से पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। देखिए दोस्तों, जल का स्थानांतरण जाइलम द्वारा होता है और खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। तो यदि पूछे कि जल का स्थानांतरण कैसे होता है तो आप लोग बताएंगे जाइलम के द्वारा जल का स्थानांतरण होता है। और पूछे कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है तो आप बताएंगे फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ये दोस्तों अगला हमारा है, हमने केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन भी लिया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। क्या होता है जब हम कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो एसीटोन बनता है। जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो एसीटोन बनेगा। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3 COCH3। इसको हम प्रोपेनॉन भी कह सकते हैं। एसीटोन का यदि IPSC नाम पूछे तो हम प्रोपेनॉन भी बताएंगे। देखिए दोस्तों, हमने एक वीडियो IPSC नाम पे भी बनाया है, तो आप लोग हमारे उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि IPSC नाम हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगी तो एसीटोन प्राप्त होगा। कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला हो जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca। CH3COO का होल ट्वाइस Ca। इसको जब गर्म करेंगे तो देखिए दोस्तों, एसीटेन बन जाएगा, प्लस में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, लेकिन हमें एसीटोन बन जाएगा और कैल्शियम एसीटेट भी प्राप्त होगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना। तो देखिए दोस्तों, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो हम आप लोगों को तीनों बता देते हैं कब विलयन अम्लीय रहेगा, कब क्षारीय, अब कब उदासीन होगा। देखिए दोस्तों, जब किसी विलयन का पीएच मान 7 होगा, जब किसी विलयन का पीएच मान 7 होगा तो वह विलयन उदासीन होगा। और जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो वह विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी। और जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी। जब विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी। और जब विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी। और जब विलयन का पीएच मान 7 होगा तो आप विलयन की प्रकृति उदासीन होगी। देखिए दोस्तों, कभी कभी शुद्ध जल का पीएच मान पूछता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शुद्ध जल का पीएच मान हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और यदि रक्त का पीएच मान पूछे तो आप बताएंगे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब देखिए दोस्तों, रक्त का पीएच मान 7.4 है तो रक्त की प्रकृति क्षारीय होगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोटास एलम का रासायनिक सूत्र लिखिए। पोटास एलम का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो देखिए दोस्तों, पोटास एलम यानी कि फिटकिरी को ही पोटास एलम कहते हैं। तो पोटास एलम का फार्मूला क्या हो जाएगा, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। पोटास एलम का फार्मूला हो जाएगा K2SO4 इंटू में Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। यह पोटासियम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो देखिए दोस्तों, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ विरंजक चूड़ है। और विरंजक चूड़ का फार्मूला हो जाएगा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूड़ का फार्मूला हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या है, तो विरंजक चूड़ हो जाएगा। और विरंजक चूड़ का फार्मूला हो जाएगा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहते हुए खून को रोकने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, बहते हुए खून को रोकने के लिए उपयोगी पदार्थ फिटकरी है। यदि आपका कहीं खून बह रहा है तो आप उस पर फिटकरी लगा देंगे तो वह बहते हुए खून को रोक देता है। तो बहते हुए खून को रोकने के लिए हम फिटकरी का उपयोग करते हैं।
देखिए दोस्तों, फिटकरी बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। जहाँ पे खून बहे आप वहाँ पे रख लेंगे उसको, तो खून का बहना बंद हो जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवसादर का रासायनिक सूत्र क्या है। नवसादर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए दोस्तों, नवसादर यानी कि अमोनियम क्लोराइड, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH4Cl। NH4Cl, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। नवसादर का रासायनिक नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है। दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो देखिए दोस्तों, दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो देखिए दोस्तों, दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। देखिए दोस्तों, इस चैनल पर हम क्लास 10 और क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। और दोस्तों, हम हर कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए भी जीके, मैथ हुआ और सभी विषय की क्वेश्चन डालते हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।